करेंगे जॉब बैच कॉस्टिंग। ये कॉस्ट शीट के ही वेरिएंट है। तो बेसिकली दोनों का पहले हम डिफरेंस समझते हैं। थ्योरेटिकली डिफरेंस क्या है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। ठीक है, टॉपिक का नाम है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंस बताऊं। देखो, अगर हम जॉब की बात करें और बैच की बात करें, यहां होता है प्रोडक्शन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार प्रोडक्शन होती है, और यहां होती है इन लॉट्स। यहां हम जो कॉस्ट शीट बनाते हैं फॉर एवरी जॉब, यहां जो कॉस्ट शीट बनती है फॉर एवरी बैच। जॉब कॉस्टिंग में काम जो होता है कस्टमर की पसंद के अनुसार होता है। जैसे आप अपने टेलर के पास जाते हैं, अपने अनुसार पैंट सिलवा लेते हैं। बॉयज में तो कम चलता है, लड़कियों में ज्यादा है। लड़कियां बुटीक जाती हैं अपना सूट सिलवाने, तो किस तरह का सूट बनवा रही है उस पर उनकी स्टिचिंग कॉस्ट डिपेंड करती है। बॉयज का तो रेडीमेड पैंट ही पहनते हैं आजकल, बनवाते भी है तो उनकी स्टैंडर्ड पैंट होती है, कोई डिजाइनिंग तो होती है। गर्ल्स में होता है गला ऐसा हो, बाजू ऐसी हो, तो जो टेलर होगा वो उसी हिसाब से चार्ज करेगा। वो हर जॉब को उसके हिसाब से अटेंशन देगा। तो जॉब एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट होता है। पर जब आप रेडीमेड कपड़े लेने जाते हैं तो आपके हिसाब से थोड़ी बनते हैं। अब आपने पैंट पहनी 30 इंच, आपने कहा ये तो टाइट है, उसने 32 इंच दे दी। 32 इंच आपने कहा तो ढीली है। देखा भाई साहब, या तो 30 इंच पेट अंदर करके 30 इंच वाली पहन लो, या 32 वाली पहन के बेल्ट लगा लो, 31 की पहन लो। देखा होगा आपने रेडीमेड में यही चलता है। तो जो बैच कॉस्टिंग होती है उसमें प्रोडक्शन लॉट्स में होती है, और जो जॉब कॉस्टिंग होती है उसमें प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है। तो जॉब कॉस्टिंग में हमें हर जॉब की अलग कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है, और बैच कॉस्टिंग में हम हर लॉट की कॉस्ट शीट बनाते हैं। जैसे मैंने इस बार 1000 यूनिट बनाए तो उस 1000 यूनिट की एक कॉस्ट शीट बनाई, जितने का मेरा लॉट। इसके अलावा जॉब बैच कॉस्टिंग में हम डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं, डिटरमिन इकोनॉमिक बैच साइज, कि हमारे लिए क्या बेटर है। हम एक बार में कितने यूनिट बनाएं, 100 बनाएं, 1000 बनाएं, 10,000 बनाएं, एक बार में कितने यूनिट बनाने चाहिए, ये चीज हम डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। किसमें? बैच कॉस्टिंग। उसको कहते हैं डिटरमिन इकोनॉमिक बैच साइज। इसके अंदर नो सच थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लॉट साइज ही नहीं होता ना भाई, तो जो तुम्हारा काम है उसके हिसाब से काम कर दूंगा। कैसा लगा? तो एवरी जॉब इज अ स्पेशल जॉब एंड रिक्वायर स्पेशल attention and calculation of cost. इसमें नो सच थिंग। इसमें तुमसे पूछ के थोड़ी अपना लॉट बनाएगा। ब्रेड बनती है लॉट में बन के आती है, हार्ड डिस्क बन के आती है लॉट में बन के आती है, माउस बन के आता है लॉट में बन के आती है। फिर आप देखते भी नहीं हो जो माल लॉट में बना होता है, आप क्या करते हो? पैसे देते उठा लेते। ब्रेड कभी देखते हो ब्रेड उठा के कौन सी भारी है कौन सी हल्की है? आपको तो सब ब्रेड एक जैसे है। माउस लिया तो कभी खोल के देखते हो? माउस का डिब्बा उठाया चल पड़े, क्योंकि आपको पता है जितने भी डिब्बे पड़े वो सारे सेम ही। तो इसलिए कोई उसकी स्पेशल अटेंशन नहीं होती किसी बैच को। हर बैच को एक बराबर अटेंशन मिलती है। माल बस लॉट्स में होता है।
क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंस? अब ये थियरी मेरी बुक में पेज नंबर 5.3 पे दे रखी है, आप देखना चाहें तो यहां मैं वही मीनिंग्स बता रहा हूं जो भी बताया मैंने आपको। फर्स्ट, इसमें जो भी हम काम करते हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है, उसके हिसाब से काम करते हैं। जब हमें कोई इंक्वायरी आती है किसी कस्टमर से, तो फिर हम उसकी जॉब की एक कॉस्ट शीट खोलते हैं। फिर उसमें हमारा उस जॉब को पूरा करने के लिए क्या क्या खर्चा होगा, कितना मटेरियल लगेगा डायरेक्ट, कितना लेबर लगेगा और किस प्रकार से ओवरहेड चार्ज होंगे, हम इन सब चीज़ों का हिसाब लगाते हैं। फिर टोटल कॉस्ट निकलती है, उसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं और कस्टमर को एक एस्टिमेटेड प्राइस देते हैं। अब ये तो हो गई पहले वाली कॉस्ट शीट। तो कौन सी होगी जो हमने बिगिनिंग में एडवांस में बनाई। फिर जब काम पूरा हो जाता है फिर एक कॉस्ट शीट और बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट शीट। उसमें फिर एक्चुअल मटेरियल क्या लगा, एक्चुअल लेबर क्या लगा, एक्चुअल ओवरहेड क्या खर्च हुए या कैसे चार्ज हुए, वो सब निकालकर हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट क्या है। फिर इस एक्चुअल कॉस्ट शीट को पुरानी वाली एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट से भी कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि हमने उस वक्त ठीक सोचा था कि नहीं सोचा था, कस्टमर को ठीक भाव दिया था कि नहीं दिया था। जॉब कॉस्टिंग के जो एग्जांपल्स हैं वो है जैसे हार्डवेयर, घरों की ग्रिल वगैरह नहीं बनती, शिप बिल्डिंग, शिप हर अपने तरीका का होता है, हैवी मशीनरी, फाउंड्री, मतलब जो काम स्पेसिफिक नेचर के। जैसे आपकी गाड़ी में डेंट लग गया, आपको डेंटिंग करानी है, आप फोन पे पूछोगे भैया वो दुकान डेंटर क्या कहेगा, भाई साहब गाड़ी ले देख के बताओ। आपने तो कह दिया हल्का सा डेंट है, वो देख के कहेगा भाई साहब को तो पूरा डेंट है। आप कह रहे गेट डेंट हो जाएगा, वैसे डेंट ही नहीं सकते तो बदलेगा। तो फोन पे नहीं बता पाते, लेकिन आप फोन पे आप कभी फोन करके पूछो भाई आपकी ये वाली गाड़ी कितने की है, ये वाला माउस कितने का है, फोन पे बता देंगे। क्यों? उनकी कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन नहीं होती ना, सबकी क्या होती है, कॉमन। क्लियर? अब जॉब कॉस्टिंग के फीचर्स, फर्स्ट ये स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं इसको। क्या? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जॉब की अलग कॉस्टिंग है, या हर जॉब की कॉस्ट हर जॉब पे ही डिपेंड करती है, जॉब टू जॉब डिपेंड करती है। सब जॉब जो होते हैं अपने आप में स्पेशल ट्रीटमेंट मांगते हैं, सेम नेचर के नहीं होते। हर जॉब की हम कॉस्ट जो होता है सेपरेटली कंपाइल करते हैं। कैसे? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जोड़कर हर जॉब की कॉस्ट को हम सेपरेटली निकालते हैं। फिर एक्चुअल कॉस्ट भी कंप्यूट करते हैं जब हमारा काम पूरा हो जाता है, दोनों को कंपेयर करते हैं। फिर ये भी बताया लास्ट में कि हर जॉब अपने आप में डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, हर जॉब को अपनी अलग प्रकार की सुपरविजन और कंट्रोल की जरूरत है। तो आपको क्लियर हो गया? तो जॉब कॉस्ट कुछ भी नहीं है, कॉस्ट शीट का ही वेरिएंट है। इसमें ये कॉस्ट को अपनी दो कैटेगरीज में दिखाते हैं जिसकी चर्चा हमने कम से कम 10 बार की है कि कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो किसी भी जॉब से इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। और ओवरहेड्स क्या होते हैं? कॉमन खर्चे, ऊपर से होने वाले खर्चे जो किसी जॉब से रिलेटेड नहीं है। आप मेरे पास पढ़ने आते हो, मैं आपको एक बुक देता हूँ, ये क्या है? प्राइम कॉस्ट। मैं आके आपके लेक्चर देता हूँ, ये क्या है? प्राइम कॉस्ट। बिजली खर्च हो रही है, कॉमन स्टाफ काम कर रहा है, प्यून काम कर रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, वो सब क्या हो गया? ओवरहेड। आपके ऊपर उसका कितना खर्चा होता है ये हम बता नहीं सकते। ओवरहेड होता है ऊपरी खर्च, ऊपर से होने वाला खर्च, कॉमन खर्च। ओवरहेड बनता है 3 चीजों का, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट बनती है 3 चीजों की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये बात हमने कॉस्ट शीट में भी डिटेल में करी थी। फिर भी आपको डाउट हो तो कॉस्ट शीट का चैप्टर एक बार वीडियो पे रिवाइज करो। समरी तो मैं फिर भी दे ही रहा हूं। तो प्राइम कॉस्ट तो क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड्स क्या हो गए? ऊपर से होने वाले खर्च। अगर फैक्ट्री में हो रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस के हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हर ओवरहेड 3 चीजों का बना होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप जूते की बात करिए तो जो लेदर शू को बनाने में लगता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल।
इसके अलावा स्टेशनरी यूज होती है, कागज वगैरह यूज होते रहते हैं ऑफिस के अंदर। अगर वो कागज ऑफिस में यूज हो रहे हैं तो ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं तो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, सेल्स डिपो में यूज हो रहे हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट मटेरियल। जो आदमी जूता बनाने में एक्चुअली लगा हुआ है, जो काम ही जूता बनाने का करता है, वो हो गया डायरेक्ट लेबर। जो कॉमन स्टाफ है फैक्ट्री का, हेल्पर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, वो सब क्या हो गए? इनडायरेक्ट लेबर। ऑफिस में करने वाला चपरासी, क्लर्क, मैनेजर काम, वो सब क्या हो गए? इनडायरेक्ट लेबर, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। सेल्समैन हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग हो गए, इंचार्ज हो गए, पीयून्स हो गए, सेल्स डिपो के, वो सब क्या हो गए? इनडायरेक्ट लेबर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब जूते की आप पॉलिशिंग बाहर से कराते हो, रिपीट, एक खास तरह की पॉलिशिंग होती है, बाहर से कराते हो, 50 रुपये जूता लेता है, वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपको पता है हर जूते पे 50 रुपये खर्चा है पॉलिश का। बड़े आप उदार से बैठे, ठीक है, वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। लेकिन अब फैक्ट्री का रेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री हो गई। ऑफिस का रेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन का रेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। फैक्ट्री की बिजली है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री हो गई। ऑफिस की बिजली है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। सेल्स डिपो की बिजली है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। सारा क्लियर हो गया? हर जॉब के लिए एक कॉस्ट शीट बनाई जाती है। ये तो वो डिटेल्ड कॉस्ट शीट है जो हमने कॉस्ट शीट में डिस्कस की। इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है, पर जॉब वाली जो कॉस्ट शीट होती है, मैंने उसमें देखा है ज्यादातर केसेस में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होती, तो उनकी कॉस्ट शीट जो बनती है वो छोटी वाली बनती है। उसमें हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल डायरेक्ट वाला जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट वाली वेजेस जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट वाला एक्सपेंस जोड़ लेते हैं, तो हमारी आ जाती है प्राइम कॉस्ट। फिर जो फैक्ट्री में ओवरहेड्स होंगे उनका जो हिस्सा इनके ऊपर जाना चाहिए वो ऐड कर देते हैं, तो हमारी आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का जो हिस्सा इस काम के ऊपर जाना चाहिए वो हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा इनके ऊपर जाना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसमें हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? सेल्स। कैसा लगा? तो ये हमारी कॉस्ट शीट की इंट्रोडक्शन। कॉस्ट शीट किसके लिए? जॉब कॉस्टिंग। जॉब बैच का डिफरेंस भी बता दिया और जॉब कॉस्टिंग कैसे होती है वो भी। कोई डाउट? लिख लो।